अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। फितनतुल खारिज फिर से मुतहर्रिक हो गए हैं। ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं, उसके कुछ ही दिन बाद कैडेट कॉलेज वाना और फिर आज इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका होना कोई इत्तफाक नहीं। ये फितनतुल हिंदुस्तान की एक सोची समझी साजिश है। इस्लामाबाद की कचहरी के बाहर दुश्मन के सफाकाना वार से कई मासूम जानें ज़ाया हुई। दहशतगर्दों की इस मकरू कार्रवाई के नतीजे में 12 अफराद शहीद और 20 से ज़ायद जख्मी हुए। इस धमाके के फौरी बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने धमाके के मकाम का दौरा किया और इस दौरान उनका मीडिया से बात करते हुए कहना था कि हमलावर का असल मंसूबा कचहरी के अंदर दाखिल होकर हमला करना था, लेकिन मौका ना मिलने पर उसने पुलिस की गाड़ी को हदफ बनाया। कचहरी हमले में मुलव्विस किरदारों को सामने लाया जाएगा। मोहसिन नकवी इस मुतालिक क्या कह रहे थे, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज हमने जो देखी है उसमें वो बिल्कुल अपोजिट जाके खड़ा रहे और देखता रहे मुख्तलिफ एंगल से कि किस तरह अंदर जाऊँ। तो आपको पता है यहाँ पे कचहरी में हर बंदा जो जाता है उसकी चेकिंग होती है, तो उस लिहाज से वो अंदर नहीं जा सका, तो उसने फिर अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो पुलिस की गाड़ी को बनाया है। तो ये अब हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इसमें कोई शुबा नहीं कि इस्लामाबाद में होने वाला हमला अफगानिस्तान और भारतीय स्पॉन्सर्ड अनासर की मिली भगत का नतीजा और अफगानिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर धमाके की बाज़गश्त तो सुबह से ही शुरू हो गई थी। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह 6:45 बजे तालिबान से मुंसलिक अकाउंट्स पर पैगामात आना शुरू हुए। इन अकाउंट्स पर लाहौर में अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गई। यानी महज एक दहशत गर्दी का वाक़या नहीं, बल्कि खत्ते के बदलते हुए जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक मंजरनामे की खौफनाक झलक है। इस्लामाबाद की कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज पर हमले की कोशिश और उनका बरवक्त नाकाम बनाया जाना, दोनों वाक़यात एक दूसरे से कटे हुए नहीं बल्कि एक ही सिलसिले की कड़ियाँ दिखाई देती हैं। बहरहाल कैडेट कॉलेज में दहशतगर्दों पर पाक फ़ौज का कामयाब जो ऑपरेशन है उनके खिलाफ वो जारी रहा और उसको मुकम्मल कर लिया गया, जबकि तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और इन रेस्क्यू होने वाले कैडेट्स ने पाक फ़ौज का शुक्रिया भी अदा किया है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक ये दोनों हमले फितनतुल खारिज कहलाए जाने वाले दहशतगर्द गिरोह के नेटवर्क ने किए हैं और ये वो गिरोह है जो चंद सालों से अफगानिस्तान के अंदर महफूज पनागाहों और तरबियती मराकज़ से अपने नेटवर्क्स को चला रहा है। इन गिरोहों की पुष्ट पर कौन है, इस सवाल का जवाब इलाकाई सियासत में छुपी हुई ताकतों से जुड़ा है। दरहकीकत ये नेटवर्क्स भारत की उस पॉलिसी का हिस्सा हैं जो वो पाकिस्तान के खिलाफ गैर रिवायती जंग या प्रॉक्सी वॉर की सूरत में चला रहा है और भारत की ये हिकमत अमली नई नहीं है। माजी में भी बलूचिस्तान में मुसल्लह गिरोहों की मावनत, पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम जोई और अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों को सियासी पनाह देना इसी पॉलिसी का हिस्सा रहा है। दिल्ली की क़ियादत इस वक्त खत्ते में अपनी हुक्मरानी का तस्वुर इस बुनियाद पर कायम करना चाहती है कि पाकिस्तान मुसलसल दबाव, दाखिली इंतशार और सिक्योरिटी चैलेंजेस का शिकार रहे। और यह भी इत्तफाक नहीं कि इसी दौरान तालिबान हुकूमत के वज़ीर अमीर खान मुत्तकी ने भारत का दौरा किया और अफगानी वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे के दौरान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले किए गए, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम दहशतगर्द तंजीमों को अफगान हुकूमत के गठजोड़ के साथ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान अफगान हुकूमत से ये मुतालबा कर रहा है कि वो इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। और आज एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्या कहना, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता हूँ। Pakistan has always advocated for peace through dialogue and diplomacy. We firmly believe that peace and security form this foundation of the sustainable national and regional development. It is most unfortunate that militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. When our border posts were attacked last month from the Afghan side, our response was firm and decisive, teaching an unforgettable lesson to those who attacked Pakistan. अब ये वाज़ेह हो रहा है कि किस तरह अफगान हुकूमत की नाक के नीचे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और अब तो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई दी जा रही है और पाकिस्तान इसको इलाकाई अमन के लिए ख़तरा करार दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की गैर कानूनी असलहे तक रसाई पड़ोसी ममालिक के लिए बराह रास्त खतरा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मालूमात हैं कि ये असलहा दहशतगर्दी के मकासद के लिए पड़ोसी ममालिक में स्मगल करने की कोशिशें की जा रही हैं। यानी अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की भरपूर सहूलतकारी कर रही है। यही वजह है कि अफगान तालिबान हुकूमत इस हठधर्मी पर बरकरार है कि वो किसी सूरत अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि अफगान हुकूमत ढटाई के साथ ये कह चुकी है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसी सूरत अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। अब ये बयानिया ना सिर्फ दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इस हकीकत का एतराफ़ भी है
कि अफगान हुकूमत या तो अपने वादे भूल चुकी है या फिर दानिस्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने से कासिर है। इस सारी सूरत हाल में सबसे आम नुकता यह है कि अफगानिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान कलअदम दहशतगर्द तंजीमों खुसूसन TTP और दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से तहरीरी और काबिल अमल यकीन दहानी देने से इनकार कर दिया है। ये इनकार बजाते खुद इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अफगान हुकूमत की नीयत साफ नहीं है। अगर अफगान हुकूमत वाकई दहशतगर्द अनासर से लाताल्लुकी चाहती है तो उसको तहरीरी जमानत देने में क्या रुकावट है, और इस सवाल का जवाब खुद अफगानिस्तान के रवैये में पोशीदा है। दर हकीकत अफगानिस्तान हीले बहानों से काम ले रहा है, और यही वजह थी कि अफगान हुकाम ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से पेश किए गए ठोस शवाहिद और दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूतों को नज़रअंदाज किया और मुज़ाकरात के माहौल को इल्ज़ाम तराशी के जरिए ख़राब करने की कोशिश की। बहरहाल अगर दहशतगर्दी के वाक़यात इस तरह बढ़ते चले गए तो फिर पाकिस्तान के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो अफगानिस्तान दहशतगर्दी की पनागाहों पर हमला करे जो पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने के लिए कोशा हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। गुज़श्ता रोज़ जो कुछ भारत में हुआ उसके बाद आज पाकिस्तान में, यानी यूँ लगता है कि जैसे भारत में आज होने वाली, पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाइयों को सेलिब्रेट किया गया। पूरा भारतीय मीडिया इसको सेलिब्रेट कर रहा है। वहाँ पर एक जश्न का सा समा है कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, फिर वाना कैडेट कॉलेज में जो कुछ हुआ, उसके ताने बाने जाहिर है वहाँ पर प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए से भारत जो कुछ करा रहा है और जिस अंदाज में ये गठजोड़ अफगानिस्तान और भारत के माबैन है, यानी TTP और भारत के माबैन, ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है बल्कि खुल्लम खुल्ला तमाम तर मामला जो हैं वो साफ अंदाज में दिखाई दे रहे हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस बात ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुज़ैफ़ा साहब, गुज़श्ता 36 घंटे हम चाहते तो ये थे कि आज 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आपसे बात करते, लेकिन गुज़श्ता 36 घंटे पाकिस्तान के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दाखिली और ख़ारजी दोनों महाजों पर इंतहाई अहम रहे हैं। वाना कैडेट कॉलेज का मामला हो या फिर इस्लामाबाद कचहरी का इशू हो, क्या एक्सपेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट के अचानक से ये सब कुछ होगा? ऑल्दो अजीत डोवल का स्टेटमेंट या अमीर मुत्तकी का वहाँ का दौरा और फिर ज़ाहिर है अफ़गान तालिबान की जानिब से कोई भी तहरीरी यकीन दहानी ना कराने का मामला, ये सब कुछ तो था, लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरीके से इवॉल्व होगी सिचुएशन? जी बिल्कुल जी, देखें एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपके सामने बार बार हम आप लोगों के सामने भी रख रहे थे, अवाम के सामने भी रख रहे थे, कौम को भी एतमाद में ले रहे थे कि ऑपरेशन नागुज़ीर हो गया। और इसी एक नुक्ते के ऊपर जो है वो अफ़गान तालिबान के साथ भी डेडलॉक पैदा हुआ कि या तो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो TTP का एक जत्था है आप लोग कार्रवाई करें या हमें कार्रवाई करने दें, या तीसरी सूरत यह है कि आप उन्हें अपनी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से कम अज़ कम जो है निकाल दें और वो आपकी सरज़मीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल ना करें। तो ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इसी वजह से थे कि हमारे पास रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दों के जो कार्रवाइयाँ हैं जिसमें आपकी मुसल्लह अफवाज और सिविलियन शहीद होते आए हैं, 80,000 से ज़्यादा सिविलियन और फौजी जवानों ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। तो उसके पीछे जो रूट कॉज थी वो तो यही थी कि जिस TTP को आपने निकाला था ऑपरेशन राह रास्त कर राह निजात कर उसको ड्यू टू सम अननोन रीजंस, मैं उसका मलबा नहीं डालूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, किसी पे भी मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहूँगा, बस मैं लॉजिकल बात करूँगा कि वो आबाद अगर हो गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई का तरीका यही है कि आप ऑपरेशन करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल कहती रही कि जी आप बात करें मुज़ाकरात करें। वो अल्लाह तवक्कल हुआ कि टर्की ने और आपके कतर ने कहा कि जी हम इसमें रोल प्ले करते हैं। उनके सामने तालिबान एक्सपोज हुए और उन्होंने हमारा साथ दिया कि वाकई ये दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देखें कि तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इस तरह की दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ, तो इससे ज़ाहिर है हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। और जो बुज़दिल दुश्मन होता है जब वो डर कर भाग रहा होता है तो वो इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ ही करता है। आपकी मुसल्लह अफ़वाज ने पहले भी इस पाकिस्तान को अमन दी है, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों ने अब भी अमन देंगे, लेकिन इस बात पे मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि ये वही कार्रवाइयाँ हैं जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द जो है पहले करते रहे, अब भी वही है। हुज़ैफ़ा साहब, सबसे पहले तो बता दीजिए कि जो वाना कैडेट कॉलेज में ऑपरेशन चल रहा था, जाहिर है बड़ी खुश उसलूबी से मुकम्मल हुआ है, इसकी अपडेट्स क्या है कैजुअलिटीज़ के लिहाज से, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से? व्हाट इज़ द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर? देखिए मैंने कोई फ्रेश अपडेट इसकी ली नहीं, वो ज़ाहिर है आपके कॉरेस्पोंडेंट्स वगैरह रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वो स्क्रीन पर आ रही होंगी। मैं फ्रेश अपडेट मुझे चूँकि मैं ट्रैवल कर रहा था टुवर्ड्स डेरा गाजी खान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ, तो जैसे ही पहुंचा आपके प्रोग्राम का पता चला, तो मुझे उसकी ताज़ा सूरत हाल नहीं पता,
लेकिन अगर आप हुक्म फरमाएंगे तो मैं आपके बिल्कुल प्रोग्राम सही। के बाद अच्छा, लेकर आपसे ये शेयर जो करूंगा। दो इंसिडेंट्स हुए हुजैफा साहब, जाहिर है ये उस वक्त हुए इमीडिएटली जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो मुज़ाकरात हैं वो बेनतीजा ख़त्म हुए, और जाहिर है एक ही पॉइंट था कि वो तहरीरी तौर पर देख के देने को तैयार नहीं है कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ या पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देंगे या TTP को रोकेंगे। अब ये मामला दो सालिसों की मौजूदगी में हो रहा था। जाहिर है एक तो इस्तंबुल है जो होस्ट कंट्री था, तुर्किया है, और दूसरा जो है वो इसके अंदर जाहिर है दोहा की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही थी। तो क्या सालिसों को भी अब ये मामला उन तक भी इफेक्टिवली पहुंचाने की जरूरत है कि दिस इज व्हाट वी आर सेइंग सर? देखिए, साजिशों को जो है ज़ाहिर है पहले उनका नुक्ते नज़र हमारे साथ ही था, लेकिन उसमें ज़ाहिर है इफ एंड बट्स मौजूद थे। वो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है, जो इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान, जो तालिबान की हुकूमत है, अपना नाम वो यही देते हैं, इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान खुद तो कहते हैं। तो उन्होंने यही नुक्ता नज़र पहले दिया हुआ था इनिशियली कि हम जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे, और पाकिस्तान ने हमारी सरजमीन की वायलेशन करते हुए अटैक किया है। तो उसके बाद जब ये सारे मुज़ाकरात हुए और टर्की ने और उसके बाद कतर ने खुद इसको विटनेस किया और देखा कि जी किस तरीके से इन्होंने जो है बात बात पे यू टर्न लेते हैं। एक कॉल जो है वो अफ़गानिस्तान करते हैं, एक कॉल जो है वो दिल्ली करते हैं। तो उसके बाद तालिबान कम से कम इस मुज़ाकरात का एक फ़ायदा ये हुआ, एक्सपोज़ हो गए हैं, और वो दोनों बिरादर इस्लामी मुल्क समझते हैं कि वाक़ई अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान रिजीम है, ये अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए ना सिर्फ़ इस्तेमाल होने दे रहा है, बल्कि उससे पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें उनके सामने विटनेस हुई हैं। अब ये वाक़यात जो हुए हैं, तो पाकिस्तान में उनके जो सफारत खाने हैं, दोनों मुल्क हमारे ब्रदर मुल्क हैं, उनसे हम शेयर भी करेंगे। लेकिन ये बात सिर्फ़ शेयरिंग तक नहीं रहेगी, अवाम हौसले में रहें। आपका जो दुश्मन है वो ज़ाहिर है बुज़दिल है, बुज़दिल दुश्मन ही सिविलियन को निशाना बनाता है। तो इंशाअल्लाह ताला इनकी सरकोबी करेंगे, इनका कला-कमा करेंगे, और पाकिस्तान को एक मरतबा फिर जो है इंशाअल्लाह ताला अमन का और जो है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक अच्छा, पुरसकून जो है वो हुज़ैफा साहब रियासत देखिए, बनाएँगे। एक चीज़ जो साना APS के बाद हुई थी, इट वाज नेशनल कंसेंसस। जाहिर है उसमें फिर नेशनल एक्शन प्लान की भी बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन जितने कंसेंसस की और हर तरीके से वो पॉलिटिकल कंसेंसस हो, नेशनल कंसेंसस हो इस सारे मामले के ऊपर, जिसकी जितनी इस वक्त ज़रूरत है शायद ही कभी और हो, तो उस कंसेंसस को डेवलप करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि कंसेंसस डेवलप हो। KPK के वज़ीर आला, अब देखें दुनिया मान रही है कि तालिबान अपनी सरज़मीन नहीं रोक रहे, दहशतगर्दों को जो है वो असिस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उस पे खामोश हैं, उनके सिम्पैथाइज़र्स हैं। दुनिया मान रही है इसको, लेकिन तहरीक इंसाफ मानने को तैयार नहीं है, उनके वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं है। रियासत के खिलाफ वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह लग रहा है जिस तरीके से वो कुछ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कोई तर्जुमान हो। जो काम मौलवी फजलुल्लाह नहीं कर सका वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे उन्हें कोई ना फायदा होना। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से उनका सूबा मुतासर हो रहा है, और अब वो दहशतगर्दी की लहर इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। तो जाहिर है हम उस पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे, लेकिन कंसेंसस तो तब डेवलप किया जाता है कि उनके पास भी कोई मॉडल हो, हमारे पास भी मॉडल हो। वो तो कहते हैं सिरे से आप ऑपरेशन करें ही ना। वो तो जो तालिबान आज जो दहशतगर्द आपके इस्लामाबाद में जो है दहशतगर्दी के वाक़े कर रहे हैं, वाना में कर रहे हैं, फ़ौजी जवानों को शहीद कर रहे हैं, वो तो ये कहते हैं कि जी वो तालिबान दहशतगर्दी कर ही नहीं रहे, और आप उनसे नेगोशिएशंस करें, मुज़ाकरात करें। हुज़ैफा साहब, चूँकि इवन देन रिस्पांसिबिलिटी इन्होंने तो फेडरल गवर्नमेंट की है ना, हुकूमत का कद बड़ा होता है। देखिए, तासुर ये जा रहा है ना कि हुकूमत अगर फुली अवेयर थी इससे, तो हुकूमत तो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मंजूर कराने में मसरूफ थी, वो कोई कंसेंसस के लिए तो नहीं थी। और क्या अब भी कोई APC बुलाई जाएगी, कोई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला ली गई है? इस सारे मामले के बाद क्या करेंगे अब? देखिए, बहुत शुक्रिया। ये आपका एक नुक्ता नज़र है कि 27th अमेंडमेंट पर मसरूफ़ थे। 27th अमेंडमेंट का भी अगर आप देखें तो 27वीं यानी तरमीम का भी एक जुज़ यही था कि आपकी मुसल्लह अफ़वाज की जो चेन ऑफ कमांड है, उसका जो दुनिया के 21वीं सदी के जंग लड़ने के जो असूल हैं, उसके मुताबिक हम आंगी हासिल हो जाए। और हमने ऑपरेशन बुरहानुल मरसूस और मार के हक में जो चीज़ें देखी कि एक जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या कहीं पर फैसला साजी के अंदर जो है वो ताख़ीर का ख़दशा था, उसको दूर करने के लिए सारे काम किए गए। तो मुल्कों में तो पैरेलल चीज़ें चलती रहती हैं, आईनी तरामीम भी होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे भी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन देखें, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला को दावत दी, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने कॉल की, अगर वो नहीं आने को तैयार,
तो मुझे आप ये बताएं कि हम कंसेंसस कैसे डेवलप करें? आप बता दें फॉर्मूला, हम उस पे चलने को नहीं तैयार सर, हैं। देखिए मैं ये पूछ रहा हूँ एपीसी कि बुला क्या कोई लेते ऑल हैं, जो पार्टीज आप कहते हैं कर कॉन्फ्रेंस लेते हैं। बुलाएंगे, उस पे दावत देंगे ऑपोजिशन पार्टीज को भी, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज की रिजेंटमेंट तो बहुत बढ़ गई है ना 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मौके पे भी एहतजाज देखने में आ रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो, तो जाहिर है फ्रैक्शन तो बढ़ रही है ना, और इवन फ्रिक्शन भी बढ़ रही है, गैप भी बढ़ रहा है। तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए क्या कोई एपीसी बुलाएंगे, या आप समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला के काम चलाया जा सकता है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई जाएगी। एपीसी तो हम तब बुलाएं कि पीपल्स पार्टी का इसमें नुक्ता नज़र कोई मुख्तलिफ हो, एमक्यूएम का कोई मुख्तलिफ हो, बाप पार्टी का कोई मुख्तलिफ हो, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का कोई मुख्तलिफ हो। मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनका नुक्ता नज़र रोज़ अव्वल से एक है, वो किसी ढका छुपा नहीं है। तहरीक इंसाफ बड़ी स्टेक होल्डर है, केपीके में उनकी हुकूमत है, उनका जो नुक्ते नज़र है वो आपके सामने है। वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत की जमानत तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उठाई थी, इसीलिए आज वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावट डालते हैं। 8 फरवरी 2024 को जो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम पर लगाती है फॉर्म 45-47 का, वही इल्ज़ाम मौलाना फजल रहमान साहब और एएनपी उन पर लगाती है केपीके में। मौलाना फजल रहमान साहब के और एएनपी के लोगों सर को ये इल्जामात तहरीक का वक्त तो तालिबान नहीं है ना हुज़ैफा पाकिस्तान साहब, के लोगों माजरत ने। के साथ। अब जाहिर है स्टेक होल्डर्स तो वो फिर भी हैं, आपने जिन नहीं, पार्टीज हम के नाम ऑपरेशन लिए वो तो करेंगे। हुकूमत में है ना हम सर। इंशाल्लाह ताला आपको आपके तवस्सुस से आपके व्यूअर्स को बता रहे हैं कि हम ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इन दहशतगर्दों को जो है जड़ से उखाड़ेंगे, और ऑपरेशन अक्रॉस द कंट्री होगा। केपी के जरूर उसका एक हब होगा, बलूचिस्तान का कुछ एरिया है, पंजाब में भी टारगेटेड ऑपरेशन होगा, सिंध में भी होगा, जहां जहां इन्होंने अपने छोटे छोटे चैप्टर्स बनाए हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला आपकी इसी अफवाज ने आपको अमन दिया था 2008 में, आपको याद होगा। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब खुद कुछ धमाका ना होता हो, बल्कि उस दिन खबर होती थी जिस दिन खुद कुछ तमाशा नहीं होता था। खुद कुछ धमाकों को रोका गया, आपने देखा, और पाकिस्तान में अमन आया। 2013 के बाद की हुकूमत थी, कराची में अमन आया। हुज़ैफा साहब तो ये अब एक बड़ा ऑपरेशन सरहद चैलेंज पार है। भी होगा? देखिए, जहां पर भी दहशतगर्द अगर सरहद पार बैठकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे, पाकिस्तान का अगर अमन सबोताज होगा, तो फिर बॉर्डर पार भी कार्रवाई होगी, मुल्क के अंदर भी होगी, चाहे वो केपीके हो चाहे पंजाब हो। पाकिस्तान से ज्यादा कोई हमें अजीज नहीं है, पाकिस्तान का अमन सबसे अहम है। तो उस कार्रवाई के लिए हमें जहां तक जाना पड़ा, अमन कायम करने के लिए हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ थे। ज़ाहिर है वज़ीर ममलिकत हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और ऑपरेशन नागुज़ीर है। हर बाहर सूरत अब ये मामला इंगेजमेंट के ज़रिए से, मुज़ाकरात के ज़रिए से, क्रॉस द टेबल बैठ के नहीं होंगे, बल्कि रियासत ये समझती है कि इस पर ऑपरेशन ही नागुज़ीर है और इस पर ऑपरेशन होकर रहेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस मामले पर मज़ीद बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ इस वक्त माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर डॉक्टर इरफान अली फ़ानी ने हमें ज्वाइन किया है। उससे पहले भारत में इस वक्त बिहार के इंतखाबात अपने उरूज पर हैं और सियासी माहौल हद से ज़्यादा गर्म है। ऐसे हालात में भारतीय हुकूमत और मीडिया का रवैया एक बार फिर वही पुराना खेल दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मकसद अपने अवाम की तवज्जो अंदरूनी मसाइल से हटाना है। लाल किला धमाके के बाद भारतीय मीडिया का इब्तदाई मौक़िफ़ ये था कि धमाका सिलेंडर फटने से हुआ, लेकिन इसके चंद घंटों में अचानक मंजरनामा तब्दील हुआ और मोदी के गौदी मीडिया की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे की नई लहर शुरू हुई और भारतीय मीडिया ने बगैर किसी तहकीक और शवाहिद के पाकिस्तान को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जैसा कि पहले से तैयार शुदा स्क्रिप्ट एक बटन के दबने से चल पड़ा हो। भारतीय मीडिया इस पर क्या दोगला खेल खेलता रहा और किस तरह से वो धमाके को पहले सिलेंडर का देता रहा और बाद में किस तरह उसने यू टर्न लेकर इस धमाके को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली फ़ानी साहब, ज़ाहिर है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश तो भारत की जानिब से थी उस वक्त से, जब से अजीत डोवाल ने स्टेटमेंट दिया था और फिर जो अफगानी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी वो भारत का दौरा कर रहे थे, तो एक गठजोड़ तो नज़र आता है। लेकिन ये वक्त कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब? देखें, इस वक्त जो हमारा साउथ एशियन रीजन है ना, वो एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की भी बात करते हैं तो आप देखते हैं कि अभी इस्लामाबाद के अंदर भी एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है कचहरी के अंदर,
और गुज़िश्ता जब से ये महीना शुरू हुआ है, इस महीने के अंदर मस्तोंग के अंदर हमें दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ वहाँ पे मिल रही हैं, हमें अवाना के अंदर मिल रही हैं और बलूचिस्तान वज़ीरिस्तान के अंदर भी हमें ये मिल रही हैं। और गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर कोई 2600 के करीब जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं पाकिस्तान के, वो दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। और आप देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले मौलवी जो मुत्तकी अमीर मुत्तकी हैं, उन्होंने दौरा किया था इंडिया का, और वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया, 7 दिन वो वहाँ पे रहे थे। अब इस सारे सिनारियो के अंदर जो तालिबान हैं, अफगानिस्तान तालिबान, वो इंडियन प्रॉक्सी के तौर पर आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो टीटीपी है वो आपको अफगान तालिबान की प्रॉक्सी के तौर पर काम करती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त पाकिस्तान को जहां दाखिली तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस का सिक्योरिटी को लेकर सामना है, वहां पे खारजी सतह पे भी हमें मशरिक और मगरिब दोनों तरफ से चैलेंजेस और जो खदशात हैं वो सर उठा रहे हैं। और जहां तक आपने बात की है कि इंडिया के अंदर जो फार्स फ्लैग ऑपरेशन की, तो ये देखें, ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे हमारे कबूतर भी उड़ के अगर इंडिया के रीजन में चले जाएं, और यहाँ पे उड़ते हुए गुब्बारे भी जब वहाँ की जमीन पे गिर जाते हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा बना हुआ होता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इंडियन दीगर जो इंडियन जो रॉ है और दीगर जो वहाँ पे सिक्योरिटी के अदारे हैं, वो वहाँ पे आते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे तो एक पटाखे का फुटना भी जो है, अल्टीमेटली वो पाकिस्तान के ऊपर उसका इल्ज़ाम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस वक्त तमाम जो साउथ एशियन नेशंस हैं, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं ये समझता हूँ कि इन सारे जो लीडर्स हैं यहाँ के, उनको आपस में मिल बैठकर और बड़े फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। इस वक्त ये तमाम की तमाम जो फोर्सेस हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी इनविजिबल जो ताकतें हैं उनके हाथ में खेल रही हैं। और आने वाले वक्तों के अंदर ये जो खित्ता है, ये एक बहुत बड़ी कशीदगी की तरफ मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इंडिया के अंदर। क्योंकि उन्होंने जब अपना ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि ये हमारा भी पहला मरहला है, और जो दूसरा मरहला है उस मरहले के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं। और मैं गुज़िश्ता 3-4 दिन से इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहा था, और मुझे हर रोज वहां पे कुछ इस तरह की खबरें जो है वो मीडिया में मिल रही थी कि इंडिया जो है वो इस वक्त तैयारी कर रहा है, अपनी तमाम फोर्सेस की जो एक्सरसाइजेस वगैरह हैं वो भी कर रहा है। इस सारी टाइमिंग के अंदर इस तरीके से ये वहां पे पहले कहना कि ये एक गैस या सिलेंडर फटने का ये एक बहुत बड़ा कह लो कि धमाका हुआ है, और उसके नतीजे में 12-15 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, और 6-7 गाड़ियां जो हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं, और कुछ रिक्शे वगैरह भी तबाह हुए हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर मुझे ये लगता है कि अब इंडिया जो है ये इस एक चीज को बहाना बनाकर इस चीज को प्रोवोक करने की कोशिश करेगा। उधर तालिबान के साथ भी 7 रोज इनकी आपस में इंटरेक्शन हो चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान को मशरिक और मगरिब के दरमियान में जो है इनको हम फंसाएंगे। तो अब इस वक्त पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री जो क़यादत है, इनको मिलकर इंतहाई सोच समझ से चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी कल तक हम पाक अफगान जो मुज़ाकरात है उन पर बात कर रहे थे, तुर्किया में हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है उस पर एक ही चीज देखने को मिली कि अफगान तालिबान तहरीरी तौर पर लिख के देने को तैयार नहीं है। वो सब चीजों से एग्री कर रहे हैं, लेकिन तहरीरी तौर पर कोई मुआहिदा नहीं कर पा रहे, कोई गारंटी नहीं दे पाए। उसकी बुनियादी वजह क्या विद इन द तालिबान जो फ्रैक्शंस मौजूद हैं वो थी जो रोक रही थी, या कोई और वजह? और अब जब ये मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए तो इसकी इंप्लीकेशंस क्या देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहले दोहा के अंदर और फिर उसके बाद इस्तांबुल के अंदर इसके 2 राउंड हो चुके हैं, और पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर एक जो मुतालबा रहा है कि जो अफगानिस्तान की जमीन है ना, वो कभी भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की या तशद्दुद पसंदाना जो कार्रवाइयां हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दी है 3 ऑप्शन। पहली ऑप्शन पाकिस्तान ने उनको ये दी है कि देखें, आप तालिबान जो अफगान गवर्नमेंट है वो टीटीपी के खिलाफ हमें वेरीफाइबल एक्शंस हमें नजर आने चाहिए। बातों की हद तक आप ना कहें कि ये जमीन हमारी इस्तेमाल नहीं हो रही, हमें दिखाएं कि आप एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, अगर आप रिसोर्सेज की कमी की वजह से उन टीटीपी के जो नेटवर्क्स हैं यहाँ पे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को आप इजाजत दें कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो आके उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर लेंगी। अगर इस चीज की भी आप हमें इजाजत नहीं देते हैं
तो तीसरी ऑप्शन अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने यह दी है कि हम एक ज्वाइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक मैकेनिज्म जो है वो बना लेते हैं। अफगान तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमत ये दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर ये जो टीटीपी के नेटवर्क यूनाइटेड नेशन जिसको कहता है कि 6000 साउथ एशिया के अंदर उसके इस वक्त टीटीपी के एहलकार मौजूद हैं करंटली, और जो साउथ एशिया के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं उनके अंदर वो इन्वॉल्व हैं। और देखें जो तालिबान है ना वो कभी भी टीटीपी को के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है रेहान, 1990 के अंदर मुख्तलिफ अरब ममालिक से जो मुजाहिदीन थे वो अफगानिस्तान में मौजूद थे। अमेरिका ने कहा कि देखिए ये मुजाहिदीन जो हैं ये अरब हमारे हवाले किए जाएं, तो अफगान तालिबान ने कहा जी ये तो हमारे मेहमान हैं और हम मेहमानों के लिए जान भी दे देते हैं। लिहाजा आप देखते हैं कि अफगानिस्तान ने अपने ऊपर एक जंग जो है अमेरिका की वो मुसल्लत कर ली और 20 साल वो अमेरिका के खिलाफ आपको लड़ते हुए नजर आए। लेकिन डॉक्टर साहब आप इसके इम्प्लीकेशंस अफगान तालिबान पर भी तो होंगे। जाहिर है एक तो दाखिली महाज है, दूसरा क्रॉस द बॉर्डर। जाहिर है उस तरफ भी अगर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है तो फिर इम्प्लीकेशंस तो अफगान तालिबान और उनकी अपनी हुकूमत के ऊपर भी होंगे। तो ये एक फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं मामला। देखिए अफगानिस्तान जो है ना अभी भी जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंतहाई वो छोटे जो हथियार जो उन्होंने नेटो यहाँ पे छोड़ के गया है या उससे पहले जो रशिया या इधर उधर से मांगे तांगे के हथियार हैं वो एक कन्वेंशनल वॉर लड़ नहीं सकता। ये हमेशा गुरेला वार लड़ने में ये एक्सपर्ट है जो अफगान तालिबान है। अब अफगानिस्तान का मसला ये है कि वहाँ का जो इस वक्त सोशल मीडिया है आप देखते हैं कि वो उनका वजारत दाखिला जो है वो एक ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा लेके सामने आ जाते हैं परेड के अंदर और कहते हैं कि ये बलोचिस्तान का इलाका और केपीके का इलाका और जो बल्तिस्तान का इलाका है वो अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। फिर वो एक तराना चला देते हैं जिसके अंदर जी हम लाहौर के अंदर अपना सफेद झंडा लहराएंगे। देखें डॉक्टर साहब आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर सर, मुझे कथा कलामी के लिए ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान में आम इस्तेमाल की अद्वियात की कीमतों में गुज़श्ता 2 बरस के दौरान नुमाया इजाफा देखने में आया है। कौमी सर्वे की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2023 से अब तक अद्वियात की कीमतों में औसतन 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बाज़ अद्वियात की कीमतें तो 50 से 100% तक बढ़ चुकी हैं। ये इजाफा उस वक्त शुरू हुआ जब निगरान हुकूमत ने अपनी डीरेगुलेशन पॉलिसी के तहत दवाओं की कीमतों पर आयद सरकारी कंट्रोल ख़त्म कर दिया था। पॉलिसी का मकसद ये था कि आज़ादाना मुसाबकत बढ़े, कंपनीज कीमतें खुद तय करें और मार्केट की क़ुव्वतें कीमतों को नीचे रखने में किरदार अदा करें। लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल बरक्स सामने आया है। आज़ादाना कीमतों की बजाय कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया। ये इजाफा सिर्फ एक अददी मामला नहीं बल्कि बराह रास्त आवाम की ज़िंदगियों को मुतासर करने वाला बहरान है। पाकिस्तान में लाखों अफराद ऐसे हैं जिनकी आमदनी पहले ही महदूद है और वो महंगाई, बेरोज़गारी और माशी दबाव के बोझ तले दबे हुए हैं। ऐसे हालात में जब बुखार, फिशार खून, ज़ियाबतिस, एंटीबायोटिक्स और दर्द की आम अद्वियात की कीमतें भी बढ़ जाएं तो एक आम शहरी के लिए सेहत की सहूलियात तक रसाई मज़ीद मुश्किल हो जाती है। वो दवाएं जो पहले आम आदमी की पहुंच में थी वो अब मज़ीद उनकी पहुंच से दूर हो गई हैं। तशवीशनाक पहलू ये है कि ये इजाफा उन बीमारियों की अद्वियात पर भी हुआ है जो रोज़ाना इस्तेमाल में आती हैं, जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों की इस्तेमाल की अद्वियात महंगी हो गई हैं। बहरहाल यूँ लगता है कि जैसे एक तरफ महंगाई का बोझ और दूसरी तरफ सेहत का दबाव इंसान की जेब और जहन दोनों को बेबस किए जा रहा है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।